अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, सियासी तरक्की कदरे कम होती महसूस हो रही है। मुज़ाकरात के हवाले से नाउमीदी के बादल भी छटते नजर आते हैं और मामलात पे कशीदगी की बर्फ भी पिघलती नजर आ रही है। जहां एक जानिब 9 मई के मुजरिमान को सजाएं सुनाने की कार्रवाई जारी थी, वहीं आज 19 मुजरिमान की अपीलों पर उन्हें मिलिट्री कोर्ट की जानिब से बरी भी कर दिया गया और 48 मुजरिमान की अपीलों को अदालतों में भी भेज दिया गया है। 9 मई के मुजरिमान की सजाओं की माफ़ी का अमल इस वक्त सामने आया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात चल रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किए गए 2 अहम मुतालबात में से एक अहम मुतालबा 9 मई के सियासी कैदियों की रिहाई भी है। तो महसूस किया जा सकता है कि आगे बढ़ते मामलात अब रिवर्स होने लगे हैं और सियासी जमातों को स्पेस मिलना भी शुरू हो जाएगी। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात कामयाबी से हमकिनार होने का मतलब होगा कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ गया और ये सियासी इस्तेहकाम ही मुल्क की मौशी तरक्की का ज़ामिन होगा, जिसके बाद मुल्क हर हवाले से तरक्की करता नज़र आएगा। मगर इसमें अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात हुकूमत के लिए किस हद तक अमल दरामद के काबिल होंगे और हुकूमत किस हद तक लचक दिखा सकती है। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात की कामयाबी के कितने चांसेस मौजूद हैं। आज मेरे पास बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। सीनियर एनालिस्ट और जर्नलिस्ट का मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। स्टूडियो में ज्वाइन किया है नसरुल्लाह मलिक साहब ने, आमिर खाकवानी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं और कुछ ही देर में सईद काजी साहब भी हमारे साथ होंगे। मैं क्योंकि नसरुल्लाह मलिक साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, इनसे आगाज़ करती हूँ। मलिक साहब, एक मीटिंग हुई, उसके बाद आज 2 जनवरी थी, बड़ी अच्छी मीटिंग हुई। अयाज सदीक साहब ने मीडिया पर आकर बताया कि बड़े खुशगवार माहौल में हुई। फिर इरफान सदीकी साहब ने बताया कि 2 मुतालबात जो रखे गए हैं उस पर गौर व गौस किया जाएगा और फिर उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने हमसे मुतालबा किया कि इजाज़त भी दी जाए कि हम खान साहब से भी जाके ज़रा इस पर मशवरा कर लें। अब वो 2 मुतालबात ये हैं कि एक तो जी जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई पे और 26 नवंबर के जो वाक़यात हुए उन दोनों पर, और दूसरी बड़ी अहम है वो ये है कि असीरान को रिहा किया जाए बशमूल इमरान खान। आपको ये दोनों मुतालबात जो उन्होंने रखे हैं सामने, सारा टेबल तो करने नज़र आ रहे हैं, डूएबल है हुकूमत के लिए? देखिए, मेरे ख्याल में पहला मसला तो ये है कि PTI जो है वो रिहाई चाहती है इमरान खान साहब की बुनियादी तौर पे। उसके बाद फिर उनके जो बाकी लोग हैं उनकी रिहाई एक प्रोसेस का हिस्सा है, उसमें कुछ लोग रिहा हो भी जाएंगे। आज 19 लोगों की माफ़ी की अपील जो है वो मंजूर कर ली गई। 64 लोगों ने अपील में माफ़ीनामा लिखते हुए ये कहा है कि हमसे गलती हुई और हम आइंदा ऐसी किसी कोताही नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने बाहर आके नारे भी लगाए हैं फिर इमरान खान से। ये तो सियासी बयानी है ना जी। उन्होंने वहाँ पे बाकायदा माफ़ीनामा जो लिख के दिया है उसके तहरीर के अल्फाज ये हैं कि हम आइंदा किसी ऐसे पुरतशद्दद किस्म के वाक़यात में हम शरीक नहीं होंगे और हमें जो है वो रहम की बुनियाद पर माफ़ कर दिया जाए। कन्फेशन भी है, आप मान रहे हैं कि जी हमने ये काम किया है। अगर आप माफ़ी मांग रहे हैं और आप अपील में गए हैं, 64 लोग अपील पे गए हैं माफ़ी के लिए, तो अब माफ़ी मांगने का मतलब ये है कि वो सारा जो बयानिया आपका था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, एजेंसियों के लोग थे, फिर आज एजेंसी के लोगों को आप हार पहना रहे हैं, आज आप उन्हीं का इस्तेकबाल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये मामला तो चलता रहेगा और आने वाले दिनों में शायद कुछ और लोगों की माफ़ी भी हो जाए, कोशिश की जा रही हैं। लेकिन मसला है इमरान खान साहब का। अच्छा, ये तो नसरुल्लाह साहब कटिंग क्यों है, ये तो वो लोग भी थे उनमें शामिल जिनको 2-2 साल की 1.5 साल सजा पूरी कर चुके थे, 6 बार रह गए थे, उनका टाइम पीरियड बड़ा कम था। लेकिन इसमें इमरान खान साहब के जो भांजे हैं हसन न्याजी साहब, वो भी शामिल हैं। तो फिर मुझे लगता है हसन न्याजी साहब का मामला भी शायद कुछ बेहतर हो जाएगा। अच्छा, उनके दुआ असर करेगी कि दवा असर करेगी? मेरे ख्याल में दुआ और दवा दोनों असर करेगी। हसन न्याजी साहब का मुझे लग रहा है कि शायद उनकी जो है वो चीज़ें सेटल डाउन उनकी भी हो सकती हैं। देखिए, एक बात बार बार कही जाती है कि जी अगर मुजरम है तो सज़ाएँ दे दें। माजी में भी ऐसा होता हुआ है, जिन लोगों ने स्टेट के खिलाफ बंदूक उठाई बलूचिस्तान में, उन्होंने हथियार डाले, आपने उन्हें कौमी धारे में शामिल किया, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इसको आगे बढ़ने, जिसको हम कहते हैं ना पॉलिटिकली जो फैसले या गेन करने का जो टाइम होता है किसी पार्टी के लिए, उसको फिर थोड़ा सा अपना मिजाज बदलना पड़ता है। जैसे अभी आपने कहा नारे भी लगा रहे हैं और उसके बाद अगर कल ये फिर यही कहना शुरू कर दे हमने ठीक किया था, और जैसा कि अभी से कुछ सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट शुरू हो जाएंगे, तो ये जो लड़ाई है इस वक्त वो हुकूमत के साथ तो नहीं है PTI की लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वो बयानियाँ बनाए हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कंपेन की जाती है, इस्टेब्लिशमेंट के अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट को साइड पर रखें, सीधा लफ्ज़ अफवाज पाकिस्तान है, उसके खिलाफ आप कंपेन चलाते हैं और इतनी ख़तरनाक हद तक कंपेन चलाते हैं कि जो बाहर बैठे हुए आपके लोग हैं उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं रहता कि इससे मुल्क की सलामती के लिए कितने बड़े चैलेंजेस पैदा होते हैं।
अब सवाल ये है कि इन हालात में इस कैंपेन और इस बयानिए के साथ आपके लिए रास्ते कैसे हमवार होंगे? मुज़ाकरात होंगे, डायलॉग होगा, 26 नवंबर हो या 9 मई हो, जुडिशल कमीशन बन भी जाए, चले फ़र्ज़ करें, क्या करेगा? आपके लोग वहाँ मौजूद हैं, आपके लोगों ने तकारीर की हुई हैं, आपके लोगों ने विक्ट्री के निशानात बनाए हुए हैं, आपके लोगों ने कहा हम वहाँ जाएंगे इस बार और इस बार जाके हम वहाँ दाखिल होंगे, ये आपकी सारी तकारीर मौजूद है, तो उस पर क्या हासिल करेंगे? अच्छा, इसमें दो चीज़ें निकलती हैं कि क्या खाकवानी साहब जो माफ़ी मिली है, मैं तो उसे यूँ कहूँगी कि इंस्टीट्यूट की तरफ से भी लचक का मुजाहरा किया गया है और फिर ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब पर भी ये तवक्को की जाएगी कि वो भी थोड़ी सी लचक दिखाएं, जैसे नसरुल्लाह मलिक साहब भी कह रहे थे। आपको स्पेस बनती हुई नज़र आ रही है? और फिर ऐसे हालात में जब चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी, बाकी लोगों की भी पीले गई हुई हैं, तो फिर आपको महसूस होती है ज़रूरत जुडिशल कमीशन की? देखिए, अभी तक ये जो सजाएं जो 2-2 साल वालों को 1 साल 8 महीने बनते हैं, ज़्यादातर ये मई की गिरफ्तारियां ही हैं शुरू के पहले दिनों। तो 1 साल 8 माह सजा काटने के बाद तो ये कोई बड़ी माफी नहीं है। इतने तो अगर वो सजा हो चुकी होती 2 साल जेल जिसको, तो जेल में रह के भी इतनी सी माफी हो ही जाती है। मेरा ख्याल है ये तो कोई एक अलामती सा है। हाँ, अलबत्ता हसन नियाजी को जिनकी 10 साल सजा है, जैसे जो लोगों को जिनकी 8 साल 10 साल सजा है, वो उसमें माफी हो या उसमें अच्छे को, तो मेरा ख्याल है। लेकिन बहरहाल एक अच्छा एक मुस्बत तो इसे लेके मुस्बत तो कहना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है भी अलामती है, थोड़ा ज्यादा मुजाहरा करना चाहिए लचक का। 2 साल वालों की सजा 3-4 महीने की माफी कोई ऐसी कोई गैर मामूली नहीं है। बड़ी जो जहाँ पे हो वो उसमें होना चाहिए था, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, चीजें आगे बढ़ी तो हैं। मेरा ख्याल ये है कि अल्टीमेटली एक प्रोसेस शुरू हुआ है जिसमें दीजिए इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो पाएगी या हाउस अरेस्ट वाली पोजीशन बनी गाला में चली जाएंगी अगले। अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि फैसल चौधरी साहब ने भी कहा है कि ये ऑप्शन में दी गई है बनी गाला हाउस अरेस्ट वाली। मुझे लग रहा है चीजें उस तरफ जाएंगी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इमरान खान को छोड़ देने में पहले भी इतना बड़ा मसला, क्योंकि देखिए हम अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें तो खान साहब को अदालती सजाओं के नतीजे में तो नहीं बंद किया हुआ ना। अदालतों में तो उनकी केसेस, मतलब जो सबसे बड़ा केस जिसपे हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट सबका बहुत ज्यादा था, वो साइफर केस था। साइफर केस में हाई कोर्ट ने तो ये केस खत्म हो चुका है, सजा खत्म हो चुकी है। इस तरह दोशाखाने में भी खत्म हो चुकी है। अब दोशाखाने 2 से सजा अगर आ जाती है 6 जनवरी को शायद, तो बहरहाल ये लोअर कोर्ट की सजाएं हैं और रात 9 बजे तक 10 बजे तक ये कार्रवाई करने में सजाएं हैं जो हाई कोर्ट में फौरन क्विकली खत्म हो रही हैं सजाएं। और इसमें काफी सारी कमजोरियां हमने देखी अभी तक जितनी भी सजाएं हुई हैं इद्दत केसेस लेके सारे, तो अदालती सजाओं की बुनियाद पे तो खान साहब को नहीं पकड़ा हुआ। खान साहब पे तो नए पर्चे डाल दिए जाते हैं ना, वो डाल दिया जाता है, और जब वो रिहा होने का चांस होता है तब उनको पकड़ लिया जाता है। तो इसीलिए उनको इसलिए पकड़ा जाता रहा है या रखा जा रहा है कि ये निकलते ही पूरा सिस्टम उल्टाने की कोशिश करेंगे। अच्छा। और वो करते भी रह रहे, और ये हुई भी 50 साल अटेम्प्ट से हुई है ना सारी, ये नवंबर वाली भी। अब मुझे लग रहा है कि पीटीआई थोड़ा सा शायद रियलिस्टिकली चीजों को देखे और शायद ये 1-2 साल की स्पेस देने को तैयार हो जाएगी। मुझे लग रहा है खान साहब के लिए इतना आसान नहीं है उस तरह जाना। इलेक्शन भी इतना आसान नहीं लग रहा। 2025 में तो बिल्कुल कोई चांस दूर तक ऐसा नहीं लग रहा। तो अगर वो इस पे थोड़ा सा इसको अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं और चीजें उस तरह मूव करती हैं, तब ये मुमकिन हो जाएगा कि उनकी या रिहाई हो या रिहाई ना भी हो, पहले मरले पे वो हाउस अरेस्ट पोजीशन में चले जाएं। लेकिन वो ज़ाहिर है अकेला उनके साथ नहीं होगा और लोगों के साथ भी होगा, क्योंकि इमरान खान का ये एक प्रेस्टीज का मामला भी है, उनका पॉलिटिकल इशू भी है कि वो सिर्फ अपनी रिहाई की खातिर मुज़ाकरात की अगली बात मंजूर नहीं करेगी, क्योंकि उससे एम्बेरसमेंट होगी, नुकसान होगा। और मुस्लिम लीग नून के लोगों ने, आज आसफ जैसे लोगों ने बहुत, जिसे हम कहते हैं ना पंजाबी में, बड़ा तवा लगाना है, बहुत प्रोपेगेंडा करना है, जुगते लगानी है, मजाक करना है सारा। तो खान साहब इस मामले में सेंसिटिव हैं पीटीआई की, और उनकी पॉलिटिक्स ज़ाहिर सी बुनियाद पे खड़ी है। और वो दूसरी बात है, वो ये सोचते होंगे कि 1.5 साल तो मैंने जेल काट ही ली है ना। तो वो इतना कोई, यानी शुरू के दिनों में ज्यादा प्रेशर होता है जेल में, पहले शुरू के दिनों में जो आदि नहीं होती, लेकिन 1.5 साल बाद तो कुछ ना कुछ तो बंदा आदि हो ही जाता है। लेकिन तो जाहिर है कि ये भी प्रॉब्लमेटिक है कि वो जितनी देर जेल में रहेंगे उनकी पॉपुलैरिटी को नुकसान तो उस तरीके से नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इस वक्त स्टेयरिंग जो है वो तो नून लीग के पास है। सईद काजी साहब, इसमें एक बड़ा बारीक पॉइंट है कि पहले आप एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती थी जमानती, जमानत कौन देगा। अब अगर हाउस अरेस्ट की तरफ भी जाते हैं, या जो अभी हमने देखा कि थोड़ी सी अच्छी पेशरफ्त हुई है मुज़ाकरात में, खुशगवार माहौल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है सादिक साहब ने, लेकिन इसके इन बिटवीन इमरान खान साहब की ज़मानत भी बड़ी ज़रूरी है, वो कौन देगा? इसमें आई एम नॉट ट्राइंग टू रीड मच इनटू दिस डेवलपमेंट। जिस तरह भी हमारे साथी कह रहे थे कि भाई 16-18 महीने तो उन्होंने पहले ही वो अपनी सजा और कैद काट दी थी, तो वो
इसलिए इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली, ये जो सामने फरीकैन बैठे हुए हैं, ये मैं एक टर्म होती थी ना, शो ट्रायल स्टालिन के जमाने में, तो ये शो नेगोशिएशंस है। क्योंकि अगर ये कोई डील करते हैं, ये हुकूमत डील करती है, आपको भी पता है या सब लोगों को पता है कि ये कितने वोट लेके आए हैं, नहीं, लेकिन ये डील आप किस बिना पे कह रहे हैं? तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं कि डील हो रही है? समझ नहीं। मुज़ाकरात के नतीजे में डील होती है ना, मुज़ाकरात। आप कह रहे हैं कि डील हो रही है खान साहब के साथ, या खान साहब कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। मेरा ये ख्याल है कि जिस तरीके से आज मुस्लिम लीग नून के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, डील तो उनकी सियासी मौत है। अच्छा। वैसे तो वो वैसे ही वाक़या हो चुकी है। वो तो मुज़ाकरात भी थे सईद काजी साहब, लेकिन मुज़ाकरात कर रहे हैं। मैं कहा मुज़ाकरात चलते रहे ना, ये शो मुज़ाकरात चलते रहे। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बाकी लोगों को भी पता है डिसीजन कहाँ होने हैं। नहीं सर, मुझे नहीं पता। हाँ जी, इसलिए इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और वो ये है कि जोर लग रहा है, दोनों तरफ से जोर लग रहा है। अब देखते हैं कोई गिवन करेगा या नहीं करेगा। जाहिर है खान साहब या पीटीआई के जो चेयरमैन है वो तो एक ज्यादा स्लिपरी ग्राउंड पे हैं, लेकिन इक़्तिदार के इन खेलों में कुछ कहा नहीं जा सकता, बस कब पलटते हैं और कब नहीं पलटते। मगर सवाल ये है कि ये जो जिनको आप मुज़ाकरात कह रहे हैं और जिसे मैं शो नेगोशिएशंस कह रहा हूँ, उनके पास देने को क्या है? वो तो खुद बेचारे रियासती वेंटिलेटर पे लगे हुए हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में लेट्स वेट एंड सी एंड डोंट जंप इनटू कंक्लूजन्स। अच्छा, वैसे अगर वेंटिलेटर पे कोई चला जाए ना, तो जब तक डॉक्टर नहीं ना कहते कि कार ले जाओ, तो तब तक तो उम्मीद बंदी रहती है कि नहीं चले, कुछ तो चल रहा है। लेकिन एक बड़ी इसमें एक बात है, हाँ, एक बात है कि 99% में वो इंतकाल हो चुका होता है अगली दुनिया में, और अच्छा। सिर्फ सांस चल रही होती है। सिर्फ वो दो टूटियां हटाने की जरूरत नहीं, मौजूदात भी तो हो जाते हैं ना। नहीं देखिए, अब मुआवजात भी तो हो जाते हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब कह रहे हैं मुआवजात पे यकीन रखना चाहिए। आप वैसे तो बड़े मौजूदात हुए, लोग 3-3, 4-4 दफा बड़े विजनरी यहाँ पे वजीर आजम बन गए, और क्या क्या नहीं हुआ इस गुनाहगार आंखों ने देखा। शायद कोई एक आधा ऐसा मौजा हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि जो 2024 के इलेक्शन का मौजा हुआ है, उसके बाद काजी साहब आपने वेंटिलेटर पर लेटे हुए शख्सों को वज़ीर आज़म बनते हुए देखा है ना जी? चले, मैं इसमें देखा नहीं है, देख रहे हैं। देख रहे हैं काजी साहब, इसमें एक और भी बड़ा बारीक पॉइंट है, वो ये कि जिनके हाथ में वेंटिलेटर है ना, उन पे बड़ा इन्हिसार करता है। एक लफ्ज़ काजी साहब ने इस्तेमाल किया है, मेरा जहन वहाँ पे कहीं रुक गया है, वो है मुज़ाकरात है या डील है। अब इमरान खान साहब तो कह रहे हैं मैं कोई डील करके बाहर नहीं आऊँगा, और उनको डील की ऑफर भी दी जा रही है। ये बात उनकी बहन कह रही है। देखिए, हमारे यहाँ सियासतदान झूठ बोलते हैं। हाँ, सीधी बात तो ये है। आप झूठा कह रहे हैं सियासतदान? मेरे ख्याल में सियासतदान, हमारे यहाँ सियासतदान झूठ बोलते हैं नसरुल्लाह मलिक साहब? वैसे तो सारी सोसाइटी झूठ बोलती है, आपस की बात है। उसकी बुनियादी वजह मैं बताऊं आपको, हमारे यहाँ झूठ के बायर बड़े हैं। झूठ खरीदा जाता है, जिस कौम में झूठ खरीदा जाए उसमें झूठ के सौदागर बड़े होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। और हमारी सबसे बड़ी बीमारी शायद इस सोसाइटी की ये है, मैं समझता हूँ और भी बड़ी बीमारी है, लेकिन बड़ी बीमारी झूठ की बीमारी है। तो इस झूठ के सहारे हम सियासत भी करते हैं, इस झूठ के सहारे हम जो है अपनी परफॉर्मेंस भी बयान करते हैं। वो फैक्ट्स सामने उस तरीके से हम शायद लाते नहीं हैं, और कुछ सुनना भी नहीं चाहता। मैं आपको आने से एक बात बताऊं, आप किसी काजी साहब शायद इस बात से भी इत्तेफाक ना करें, आप किसी शख्स को ये ना कि ये मैं गाड़ी बेचना चाहता हूँ, ये बिल्कुल जेन्युइन गाड़ी है, तो वो फिर भी आपके ऊपर यकीन नहीं करता। वो चोर से जाके जो है वो गाड़ी ले लेगा, लेकिन आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ा है हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर। आप देखिए, ये मुज़ाकरात होंगे, इसका अल्टीमेटली गोल क्या होगा? खान साहब को रिहा करें, मुज़ाकरात का एजेंडा है, रखा है हमारे उन लोगों को रिहा करें। ये हर सियासतदान करता है। अच्छा, एक लिहाज से करना भी चाहिए, चले फर्ज करें अगर वो समझते हैं कि ये दाव पेच है। सियासत किस चीज़ का नाम है? दाव पेच का नाम है ना, ये किसी असूल और नजरिए का नाम नहीं है। पाकिस्तान की सियासत कारोबार का नाम है। क्या फर्क रह जाएगा? ये झूठ बोलते हैं सारे। नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने सर, मैं आपसे अर्ज करूं, देखें, एक नवाज शरीफ का मसला नहीं है, मैं अकेले नवाज शरीफ को हम सिंगल आउट नहीं कर सकते। हर शख्स सियासत में, बताएं सच कौन बोलता है? वो जो 200 अरब लेके आने थे एक शख्स ने, 100 अरब मेरे मुंह डॉलर मारने थे, 100 अरब डॉलर किसी और के मुंह पे मारने थे। सच तो ऐसी भी नहीं बोल सकते। सर, गुजारिश है, चले हम कुछ ना कुछ कोशिश तो कर लेते हैं ना जी, जितना बोला जा सके। हमें ये बात मानने में क्या तकलीफ है? हमारे मंशूर झूठे, हमारे सियासतदानों के नारे झूठे,
हमारे उनके वादे झूठे, उनके लारे झूठे। लेकिन मसला क्या है, हम चूँकि पोलिटिकल एफिलिएशन में चले जाते हैं, हम लोग भी, तजियाकार भी, साफ़ी भी, हम कहते हैं नहीं यार इधर झूठ ठीक है, इधर झूठ ठीक नहीं है। ये कौन सी रास्ते मदीना है? मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जिस रास्ते मदीना की बुनियाद पर आपने पूरे मुल्क के अंदर एक बड़ी मोमेंटम खड़ा किया, जी हम रास्ते मदीना बनाना चाहते हैं, बड़ी यानी मैं किसी तअस्सुब से हट के, मतलब मुझे माफ़ करे, मैं कोई तअस्सुब का कायल नहीं हूँ, ना किसी सुबाइयत का कायल हूँ। ये सारी ड्रग्स जो आपके आज बच्चों को खा गई है, नौजवान नस्ल को जो उजाड़ रही है, घरों को उजाड़ रही है, तबाह बर्बादी लेकर आ रही है यंग नस्ल के अंदर, ये मंशियात और ये ड्रग्स के कहाँ पैदा होती है, कहाँ से आती है और कहाँ कौन इसका कारोबार करता है? यानी जिस 75 सालों में एक ही जगह रही आपके यहाँ ड्रग्स के कारोबार के लिए, यहाँ ड्रग्स तैयार की जाती है। वैसे कहने को बैन है, कहते नहीं जी, वो कहते हैं हमारा कारोबार है। यानी देखिए, अंदाजा करें कि आप लोगों के बच्चों को मार रहे हैं और आप कहते हैं कारोबार। ये रास्ते मदीना है जहाँ आप लोगों के बच्चों की जानों के साथ खेल रहे हो। अब दूसरी बात देखिए, आज कल आपने देखा होगा बलदियाती इदारे के लोग जो हैं वो पेशावर में आए, उनको सोटियाँ डंडे मारे गए। उनको कहा रोड ब्लॉक नहीं कर सकते भाई, तुम इस्लामाबाद आके रोड ब्लॉक करो, तुम्हारे लिए जायज़ है। पेशावर में बलदियाती नुमाइंदे आके रोड ब्लॉक करें, आप उनको मारो। सर उसकी वजह ये, आपको याद होगा YDA का लाहौर में एहतियाज होता था, मुझे याद पड़ता है उस वक्त पंजाब हुकूमत भी PTI बड़े कवर किए हैं, उनको सपोर्ट किया करती थी। जब पेशावर में वो मार मार कर उनका चूमर निकाल दिया। यानी जिस बलदियाती निज़ाम को आप ना बुनियाद बनाकर आप इक़्तिदार में आए थे जी कि बलदियाती निज़ाम ही होता है, बाकी झूठ होता है, खान साहब की तकारीर है, निकाल के चलाई जाए कि जी बाकी तो क्या काम है, MNA का MP का फंड लेना और ग्रांट लेना, ये तो बलदियाती इदारों का काम है। पंजाब के बलदियाती इदारे एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए तोड़ दिए गए थे और उनका सारा निजाम और फिर करवाए भी नहीं गए। अच्छा, मुझे आज भी KPK के अंदर वो फंड मांग रहे हैं आपसे। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। अब आपने चूंकि कहा है कि सियासतदान बहुत झूठे होते हैं, और मैंने इस पे सवाल किया था कि क्या सिर्फ सियासतदान ही झूठे होते हैं? आपने कहा कि हम वैसे थे कौम ही दोगली कौम कहेंगे ना। ऐसे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर जो दोगलापन है, क्या इसे थोड़ा बेहतर किया जा सकता है? मैं इन टर्म्स ऑफ मुज़ाकरात की बात कर रही हूँ, जो फिर रिहाइयाँ हुई हैं उससे कोई मजीद कुछ चीज़ें खुल सकती हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम झूठ और सच के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन साथ में एक सवाल भी आमिर खाकवानी साहब आपसे कर देती हूँ। यकीनी तौर पे आप इस पे भी रोशनी डालना चाहेंगे जो बात नसरुल्लाह मलिक साहब ब्रेक पे जाने से पहले कर रहे थे। मुझे ये बताएं कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, एकदम से बर्फ़ जो है वो थोड़ी थोड़ी करके पिघलना शुरू हो गई है, फिर दोनों साइड से लचक का भी मुजाहरा हमें बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है खुशगवार माहौल में। ये करिश्मा हो गया है, क्या हुआ क्या है, और क्या इससे कोई ब्रेक थ्रू वाकई मिल सकता है? देखिए, पहले तो मैं वो झूठ वाली बात पे कर रहा हूँ। असल में होता ये है कि हम लोग ये गलती करते हैं कि जहाँ पे जिन लोगों से हमें इख्तलाफ होता है या उनपे या जो लोग हमें पसंद होते हैं उनको तनकीद से बचाने के लिए हम चीजों को जनरलाइज कर देते हैं। मतलब पाकिस्तान में जब भी कहते हैं कि सारे लोग करप्ट हैं, इसका मतलब ये है कि आप करप्ट लोगों को बचाना चाह रहे हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि सब लोग करप्ट हो, ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। अच्छा। वो सोसाइटी खत्म हो जाए, वो एग्जिस्ट ही ना करे। होता ये है कि कुछ लोगों को हमें भी पता होता है कि भाई हमारे जिनकी तरफ हमारा जरा सॉफ्ट कॉर्नर है, जब उनके हामी हैं या हमायत कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं, उन पे क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो हम चीजों को जनरलाइज कर देते हैं कि सारे ही करप्ट है, पूरे मुल्क में करप्शन है। ऐसा करप्शन है, होती है, लेकिन बहरहाल कुछ लोग ज्यादा करप्ट होते हैं, कुछ लोग करप्शन की आइकॉन बन चुके होते हैं, कुछ जगहों पे ज्यादा। मतलब जितना बड़ा पंजाब में हुआ है इलेक्शन में 8 फरवरी में, इतनी बड़ी धांधली और सब कुछ, ये KP में तो नहीं हुआ ऐसा। KP में पिछले 3 दफा 3-4 मुद्दत से ऐसा नहीं, बल्कि 5 मुद्दत से ऐसा नहीं हुआ। 5 टर्म से 25 साल से। ये तो आप कह रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब ने शुरू के आप वो साउंड बाइट निकाले ना खाकवानी साहब, तो आपको पता चलेगा कि वो भी कहते हैं कि KPK में भी हुआ है। MMA देखिए बात सुनो, 2002 में MMA अपने मेरिट पे जीती, सब जानते थे कि MMA को सब मेजॉरिटी थी और उसकी खास रीजन थी उस वक्त अफगानिस्तान में जो हो रहा था उसकी वजह से। 2007 में ANP जब उनकी हुकूमत बनी, वो भी उनकी समझ आती है बात, और बाद में PTI जीती, तो वो वहां पे ऐसा नहीं हुआ। पंजाब में तो बिल्कुल ही और होते हैं, यहाँ पे जरलू फिरने की मसाले आज से नहीं है, ये 1954 से उस जमाने का जो तो बहुत सारे मसाइल है, हमारी भी बहुत सारी खामी है। अभी ब्रेक में, चलो ब्रेक की बातें तो वो जो हो रही थी उनको वही रहने दे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, असल जो बात करें अभी आप मुज़ाकरात भी आते हैं उसकी बात भी करते हैं। और देखिए, मैं सिर्फ ये नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे तो बहुत ही अजीज हैं, सीनियर हैं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उनकी, लेकिन होता ही है कि जब आप एक किसी खास इलाके को सिंगल आउट करके करेंगे ना, तो रेसिज्म आ नहीं। लेकिन खाकवानी साहब देखिए मेरी बात सुने, मैं खुद रेसिज्म के खिलाफ। देखिए बात सुने, एक होती है पॉलिटिकल तनकीद, पॉलिटिकली पूरी दुनिया में चल रही होती है, मतलब इंडिया में भी चल रही है, इंडिया में भी चल रही होती है कि महाराष्ट्र का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, नॉर्थ इंडिया का ज्यादा है, साउथ के कम है,
वो एक पॉलिटिकल हवाले से चल रही होती है। पॉलिटिकल उसके अलग अलग चीजें होती हैं कि पॉलिटिकल सियासी अशराफिया पर तनकीद कर रहे होते हैं, लोग उसको सियासी वालों से देख रहे होते हैं। जब आप अफराद को और कौम को और जबान को और नस्ल को, फिर उसमें चीजें होती है कि बात ये है कि ह्यूरन आती है कहीं से भी आती है ना, तो यहाँ के इंतजामिया और सारे करप्ट हैं तो यहाँ फैल रही होती है, या जो भी आइस या जो भी चीज है, या और भी खराबियां हैं, तो यहाँ अपने किस्म की खराबी है, हर इलाके की अपने किस्म के मसाइल है। अभी भी जब बात डॉक्टर जाकिर नाइक की हो रही थी, तो वो उस बच्ची ने जो सवाल किया लकी, ये हम ब्रेक में कर रहे थे, मैं क्लियर कर दूं देखने वालों को, ये हम ब्रेक में ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बात कर रहे थे। अच्छा नहीं, मैं ऑन द रिकॉर्ड बता देता हूँ। नहीं बदनाम तो खैर इसको छोड़िए, एक लंबी बात अलग सी हो जाएगी। अब मज़ाकरात की बात करते हैं। हाँ। देखिए मैं तो समझता हूँ अच्छी सियासतदानों ने मैच्योरिटी का मुजाहरा करते हैं, जब भी पॉलिटिकल लोग बैठते हैं मुज़ाकरात करते हैं तो हर चीजें उसमें बेहतर होती हैं, क्योंकि सियासतदान हैं आपस में उनके जो भी इख्लाफात हों, जो भी बाहर वैसे करते हो आपस में, असेंबली के अंदर भी जब ये बात कर रहे होते हैं आपस में बैठते हैं तो बेहतर होती है चीजें। अभी इन्होंने काजी साहब ने ये ठीक कहा कि फैसले कहीं और से होंगे, बेशक ठीक है, हम जानते हैं कि हुकूमत कितनी बाख्तियार या ताकतवर है, लेकिन वो चैनल यही होगा, यानी बात यही लोग कर रहे होंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगी। और यानी आप कह रहे हैं कि फिर इसका मतलब है काजी साहब, वो जो रऊफ हसन साहब बात कर रहे थे कि हम तो मुज़ाकरात कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से, ये तो है डमी, ये बात अब आपने भी कही है कि मुज़ाकरात तो कहीं और से ग्रीन सिग्नल मिला है। अब अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं और से ग्रीन सिग्नल मिला था, कामयाब हो जाएंगे। मैं सिर्फ एक हाइपोथेसिस डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन खुदा ना ख्वास्ता जो शराइत रखी गई हैं और जो टेबल पे आएंगी अगली नशिस्त पे ऑन पेपर, अगर वो नहीं मानी जाती तो तब भी हम यही कहेंगे कि वहाँ से अप्रूव नहीं हुई, इसीलिए ये सब कुछ नहीं हुआ, खानापुरी का नाम देंगे मुझे। पहले तो मैं आपको जो हमारी प्रीवियस बात ऑफ द स्क्रीन और ऑन द स्क्रीन हो रही थी, एक बड़े आदमी का कौल है कि रूलिंग कल्चर इज कल्चर ऑफ द रूलिंग क्लास। जब आपकी रूलिंग क्लास का ग्रोथ रेट 20 से 25% हो और साथ ही जो हमारी मैशियत वो चला रही हो वो धक्के खा रही हो और हमें वो बताएं तुम भिखारी हो, अगर इनका ग्रोथ रेट निकालूं तो कान पकड़ ले बिल गेट और दूसरा, और इसीलिए कहते हैं कि मछली ऊपर से गलना शुरू करती है। आपने किसी शरीफ आदमी के लिए 20, 30, 50 हजार तनख्वाह में जिंदा रहने की गुंजाइश छोड़ दी है। मुझे ये बताएं ना, आपने जो लिविंग कंडीशंस यहां क्रिएट की हैं, जो जराए पैदावार पे काबज हैं, फैक्ट्रियां हैं, बैंकों के मालिक हैं, जमीनों के मालिक हैं, असेंबलियों के मालिक हैं, और जब वो वारदात करेंगे ऊपर से और 16 से 17 बिलियन डॉलर बकौल यूएनडीपी आप इनको पालेंगे, तो मैं अपने पियोन को, एक मेहनत कश को कैसे कहूं कि तुम अपने बच्चे को भूखा मरने दो, तुम 20 रुपए रिश्वत ना लो। तो वी हैव टू मेक दिस डिस्टिंक्शन, क्योंकि ये रूलिंग क्लास ने कल्चर इंपोज किया है यहां पे। इन्होंने यहां पे करप्शन को, जिस तरह वो कंपनी फिल्म में कहा था ना किसी ने, कि डायलॉग था कि वो फलां जो था डॉन, ये वो था जिसने अंडरवर्ल्ड को अपर वर्ल्ड बना दिया। अफसोस इस बात का है कि इन्होंने इसको राइज और हमें क्या कहते हैं, जेड़ा बंदा पैसे ना लाए उन्होंने कहते यार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, वो तो पागल है गजे। मतलब ये कंडीशंस आपकी रूलिंग क्लास क्रिएट करती है, क्योंकि इख्तियार उसका होता है जिसके जिम्मेदारी उसकी होती है जिसके पास इख्तियार हो। अगर यहां आज एक भी बड़ी फिश जो है उसको कोई नेट नहीं कर सकता, मैंने 10 दफा सुना हो इस केस से बच नहीं सकते, मैं को बचन गए और वो बच गए। तो इसलिए हम ये नहीं कहना चाहिए, होंगे नीचे भी जाहिर है, यहां लिविंग कंडीशन भी आपने छोड़ी है किसी की, जहां नौकरी के लिए पैसे देने पड़ते हैं आपको। अभी किसी इदारे में चले जाएं, एक फाइल निकलवा के दिखा दें, ये मैंने चेक करना है। मैंने जो जिनके बच्चे भी कहते हैं हमने तो इक्तदार में आना है, हमने पीएम भी बनना है, हमने सीएम भी बनना है, लेकिन मगर साथ हमने, तो ये मसला है। जब आप मुल्क के बिहाफ पे 2 नंबर मुआहदे करते हैं, मुल्क को खोखला कर देते हैं, तो फिर मैं एक क्लर्क से कैसे कहूं कि यार नहीं ये हक हलाल की रोटी से जरा बच्चे को ठीक है, लेकिन मेरा ठीक है, लेकिन मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। बरतानिया में भी चूंकि इस वक्त बड़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन है और वहाँ पर भी नौकरियों का बहुत फुकदान हुआ हुआ है, वहाँ पर भी सिफारिश कल्चर बड़ा इन है। इवन अमेरिका के अंदर, मैं चूँकि रिसेंटली भी चक्कर लगा कर आई हूँ, वहाँ पर भी लोग कहते हैं अगर आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, अगर आप अच्छा पैसा लगा सकते हैं तो आपको अच्छी नौकरी। मुझे इजाजत दे, मैं अपने दोनों भाइयों के ना बारी बारी मेरा सवाल का जवाब दे। काजी साहब ने मेरा सवाल जो है ना वो ओवरलुक मैं उसके आपका जवाब याद है। देखिए, पहली बात खाकवानी साहब ने की कि हम शायद किसी एक के लिए नरम रवैया रखते हैं, किसी दूसरे के लिए
सख्त रवैया रखते हैं। 3 बड़ी पार्टियां पाकिस्तान की इस वक्त, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, तीनों के मंशूर में लिखा है कि हर किस्म की आमदन पर टैक्स लगाया जाएगा। तीनों ने धोखा दिया अवाम के साथ। वो इक़्तिदार में है, उन्होंने ये काम नहीं किया, ये दोनों इक़्तिदार में आई, इन्होंने इक़्तिदार नहीं किया। तीनों के मंशूर में लिखा है बलदियाती इदारों को मजबूत किया जाएगा, उनको फंड्स दिए जाएंगे, इलेक्शन करवाए जाएंगे। तीनों जमातों ने धोखा दिया। सवाल मैं तो इसलिए कहता हूँ कि हम धोखे की सियासत, अब ये हम 19-20 निकालना शुरू कर दें, दूसरी क्या करें, हम वोट देना बंद मेरी गुजारिश सुन लेना। देखें, ये हमारा अलमिया पूरी कौम का अलमिया है, इसलिए हम सिंगल आउट जो है, अब मैंने ना सियासतदानों को किया, ना मीडिया को किया, ना फौज को किया, ना किसी और इदारे को किया। बहैसियत कौम हमें कुछ चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। मैं काजी साहब की कुछ चीज़ों से इख्तलाफ करता हूँ, सच्ची बात है। काजी साहब का हमेशा से मौक़िफ़ ये रहा है कि अपर क्लास से नीचे सारी चीज़ें आती हैं। सवाल यह है कि मक्के के मुआशरे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा कि क्या तुम इस बात को मानते हो कि मैं दयानतदार? लोगों ने कहा बिल्कुल आप दयानतदार। कहा लोग मानते हैं, किसके पास रखना पसंद करते? फरमाया आप लोगों के पास रखते हैं। यानी उस सोसाइटी में जिसके बारे में हम कहते हैं उसमें जान नहीं थी, उसमें इतनी जान थी कि वो सच को सच कहती थी, हक को हक कहती थी। उन्होंने कहा इस्लाम इसलिए नहीं कबूल करे कि हमारे आबाओ अजदाद का मजहब नहीं है, लेकिन आपकी बात सच्ची, आप सच्चे इंसान, आप जो कहते हैं दिल पे लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। ये थी सोसाइटी में जान। अब हम सिर्फ बात रोना शुरू करते हैं, रियासत मदीना की तरफ ही जा रही है। सर मेरी गुजारिश सुन ले, मैं आपसे अर्ज करूं, प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो है सिर्फ हुक्मरान कसूरवार नहीं है। ये जो हम बाज़ औक़ात कहते हैं ना सिर्फ हुक्मरान कसूरवार, ठीक है हुक्मरान, ये ऊपर से नीचे वाले कल्चर को नहीं मानता, मैं सोसाइटी की जान को मानता हूँ। अच्छा, लेकिन मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा, एक आखिरी बात यह कि सरकारी क्लर्क जो है मेरे साथ प्राइवेट सेक्टर में आ जाए काजी साहब, किसी प्राइवेट कारोबार में चले जाए आपको पैसे देने पड़ते हैं, उसका क्या मसला है? उसके हकूक किसने छीने हुए हैं? 6-6 लाख तनख्वाह लेने वाला एक प्राइवेट सेक्टर का आदमी, उसके पास आप किसी कारोबार की डील में जाते हैं, कहता मेरा कमीशन ऐसे रख। उसको किसने किया? उसको नवाज शरीफ ने बिगाड़ा है, उसको जरदारी ने बिगाड़ा है, उसको इमरान खान ने बिगाड़ा है। हमारे यहाँ 3 इदारे बुरे तरीके से नाकाम हुए हैं। मैं आपको इसका बड़ी पूरा नटशल बता देता हूँ। पहला इदारा घर की जो है वो आपकी घर की परवरिश आपकी नाकाम हुई, माँ बाप ने देखा। मैं कई सब आखिरी मैं एडमिट कर लेता हूं, मैं अदलिया की तरफ बड़े बाद में आता हूं। एक फिक्रा जी काजी साहब, एक फिक्रा जी काजी साहब, मैं ये कहता हूं पूरी कौम बददियानत है। 3 बंदे छोड़ के, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और जनाब शहबाज शरीफ साहब, बाकी पूरी ये मान लेते हैं। ज्यादती आपने सिंगल आउट किया है, आपने खान साहब को नहीं गिना। ये अच्छा, मैं गुजारिश आप सारे मैं जिन 3 इदारों को मैं जिन 3 इदारों को डाले ना, वो तो अंदर जेल में है। मैं जिन 3 इदारों को नाकाम कहता हूँ, घर का माहौल नाकाम हुआ, आपने बच्चे की ये परवरिश नहीं की कि बेटा झूठ ना बोलना, धोखा न देना, फ्रॉड ना करना, कब्जा ना करना, हक ना खाना और रिश्वत ना लेना। पहली बात, आपने कहा नंबर अच्छे आने चाहिए। आप काजी साहब और मैं जिस एज के, 3.5 करोड़ काजी साहब और मैं जिस एज के हैं, काजी साहब और मैं जिस एज के, उस दौर में नवाज शरीफ नहीं था। मैं आपसे गुजारिश करूँ सर, गुजारिश सुन लें, जिस दौर के काजी साहब और मैं हैं, काजी साहब इत्तेफाक करेंगे क्योंकि हमारा इलाका भी एक ही है। काजी साहब उस वक्त नवाज शरीफ हुक्मरान नहीं था जब मैट्रिक के साइंस के प्रैक्टिकल के लिए स्कूल के बच्चों से पैसे इकट्ठे करके टीचर को दिए जाते थे कि भाई बच्चों पास होना है, सब पैसे इकट्ठे करो, स्कूल टीचर एग्जामिनर आ रहा है। ये हमारी ग्रूमिंग हुई। जब वो थे उन्होंने ठीक किया। गुजारिश सुनने, आखिरी 2 जुमले इसके साथ ही फिर नाकाम हुआ आपका तालीमी इदारा। तालीमी इदारा ने कोई कैरेक्टर साजी भी काम नहीं किया। तीसरा इदारा नाकाम हुआ आपका मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां पे बैठे उलमा ने लोगों को आपस में लड़ाया। मैं इस पे सर, ये फिर बड़ी लंबी पॉलिटिक्स चल जाएगी, फिर आपको बड़े गड़े मुर्दे जो है ना निकालने पड़ेंगे, वो फिर शायद आप और मैं कह तो ले, लेकिन बर्दाश्त नहीं होती। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो एक बड़ा सादा सा सवाल है कि हाउस अरेस्ट पे बात तो हो रही है, फिर वो जो कौमी हुकूमत बनाने की भी अफवाहें सरगर्म है, इसमें कोई जान है या नहीं? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आमिर खाकवानी साहब, हाउस अरेस्ट की जो बात फैसल चौधरी साहब ने की है कि ये ऑप्शन है, इसका मतलब है कि ऑप्शन तो दी जा रही है ना, फिर डील की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है डील के लिए भी ऑप्शन दी जा रही है। मुज़ाकरात को मुज़ाकरात कहते हैं, डील कह ले। आपको ये इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी नजर आती है? देखिए, मैं इस पे बात कर दूं, मैं 1 मिनट जरूर लूंगा। पिछली बार मैं सुनता ही रहूं, आप 2 मिनट लें। कर सका, ब्रेक आपने ले ली, सिर्फ 1 मिनट में बात करना चाहूंगा। देखिए, जो मलिक साहब ने फरमाया बिल्कुल ठीक है कि हमने घर का जो इंस्टीट्यूशन है तालीम और तरबियत का, उसमें खामियां हैं, कमजोरियां हैं, स्कूल का भी और मेंबर रसूल मस्जिद का यानी उलमा का, तरबियत का, ये तीनों फेल हुए। बेशक अपनी जगह ठीक बात है, लेकिन यही इन तीनों के फेल शुदा लोग जब दुबई जाते हैं तो वहां के बंदे के पुत्र बन गए होते हैं। रूल ऑफ लॉ होता है एक सबसे बड़ा। अच्छा, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਡ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਡ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ गिरफ्तार ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁੰਦੇ ਪਾकिस्तानी ने।
क्लास जितना भी बिगड़ा हुआ बच्चा, घर से बिगड़ा हुआ है, स्कूल से बिगड़ा हुआ है, मौलवी का कहना नहीं माना, वो बंदे का पुत्र बन के वो जेबरा क्रॉसिंग के अलावा सड़क क्रॉस तो करके दिखाए, 500 दिरहम जुर्माना सिर्फ उस पे है, कोई इशारा तो काट के दिखाए, 10,000 दिरहम जुर्माना है, ख्वाब में भी वो डरेगा। ये कौम करप्ट होगी, आप भी बात कह रही है, सारे कह रहे हैं कौम करप्ट होगी। ये करप्शन ठीक किसने करनी है? ये तो हुकूमत ने करनी है ना, गवर्नमेंट ने करनी है ना, जो लोग हुकूमत में बैठे उन्होंने ठीक करनी है ना। तो वो खुद जब करप्शन का हिस्सा बन जाते हैं या करप्शन ठीक नहीं करना चाह रहे होते, या अदारे जो तबाह हो रहे अदारों को ठीक करे, आखिर किसी ने तो खड़ा करना है ना, दोबारा से ठीक तो करना है ना। और उसका वाहिद हल ये है रूल ऑफ लॉ। लॉ से कोई बच ना सके, कानून से कोई बच ना सके, और वो किसने करना है? गैर कानून नाफिज करने वाले अदारों ने करना है, इंतजामिया ने करना है ना। आम आदमी हम अगर एक दूसरे पे कानून नाफिज करने लग जाएंगे तो अनाकी फैल जाएगी ना मुल्क में। तो हमें बुनियादी चीजों के बारे में क्लियर और साफ रहना चाहिए। जो बाकी 3 अदारों के फेलियर है वो भी हम ठीक करें, बिल्कुल मैं इसके हक में हूँ। हम अपने घरों में बच्चों को तरबियत दें, इखलाकी तरबियत दें, स्कूलों वर्क में बेहतर करें, अपने उलमा का रोल भी बेहतर करें, सब चीजें बेहतर करें, हम सब कुछ ठीक करें। लेकिन सबसे पहले जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, जिसने कानून नाफिज करना है, वो भाई वो कानून नाफिज करे। लाहौर शहर में हर सिग्नल पे सारे तोड़े जाते हैं, ये इसमें क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ मोहसिन नकवी साहब ने एक दिन में सख्ती की थी और कई हजार मोटरसाइकिल बंद हो गए थे, और बंद हो गए थे जिन्होंने इशारे तोड़े या वन वे तोड़ा या कुछ। तो थोड़ी सी मीडिया ने पकड़ के ऐसी तैसी कर दी थी, गरीबों को जुर्माने मत करो। तो हम हुकूमतों को देखें, बात ये जब हम ये कहते हैं ना, तो हम हुकूमत को उसके फराइज से, फिर मैं वही बात, लेकिन ज़ाहिर 400 सतूनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी, उसमें मीडिया भी है, तो ही जाके चीजें ठीक होंगी। लेकिन हाउस अरेस्ट पे मुझे कमेंट क्विकली दे दें। हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं ना, देखिए मीडिया हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, हम ये इश्यूज पे बात कर रहे हैं ना, लेकिन जिसका सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है उसको हम क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए। आप हाउस अरेस्ट की बात करिए, डील की बात करिए। देखिए डील में और एक एग्रीमेंट होने में फर्क होता है। एक तो है ना डील हमारे यहाँ नेगेटिव सेंस मिल जाती है, आपने डील कर ली, आपने रियायत दे दी। बात ये है कि आप मुज़ाकरात करते हैं, मुज़ाकरात नतीजे में किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। चले, आपको होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं होता नजर आ रहा? मुझे, क्योंकि मुझे सईद काजी साहब से भी, फिर आप मुज़ाकरात करते ही क्यों? चलें ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे ज़रा कि दोनों से इस पे राय चाहिए। काजी साहब, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? खाकवानी साहब ने कहा कि ये एग्रीमेंट और चीज़ होती है, डील और चीज़ होती है। देखें, जो मर्जी उसको नाम दे दें जो है तो, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये डील, ये सारा हमारे सामने जो खेल हो रहा है, मैं इसको इतना ज़्यादा संजीदगी से नहीं देख रहा। अच्छा। और वो इसलिए कि जो फौरी तौर पर बाहर निकल के बयानात आते हैं दोनों अतराफ से एक दूसरे के बारे में, उससे तो लगता है कि दे आर लेकिन साहब उसके बारे में इरफान सिद्दीकी साहब ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि ये तो चलते रहेंगे, कमेटी में जो चीजें होंगी वो संजीदगी के साथ हो रही हैं। मैं ज़्यादा संजीदगी के साथ इरफान सिद्दीकी साहब को ही नहीं लेता। तो बहरहाल मसला ये है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी राय है जमहूरी, अगर इजाज़त दें मुझे आप। ठीक है। तो बात यह है कि ये कहीं और होना है, बड़ा एक अजीब पेचीदा मामला है, उलझा हुआ है। मैं इस पर ज़्यादा इससे कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा, आप कुछ कहना ही नहीं चाहते? मैं नसीम मलिक साहब की तरफ बॉल भेज देती हूं। देखिए, मैं एक अभी फिलहाल तो मुझे खान साहब के लिए कोई लचक दिखाई देती नहीं, लेकिन ये कहना कि डील नहीं होगी या वो डील करने को तैयार नहीं है, इससे बड़ा सदी का कोई झूठ नहीं है। अच्छा, सियासतदान हो, हम सब उनको डील ऑफर कर भी रहे हैं। देखिए, अच्छा मुझे एक बात बताइए, पहले सवाल तो मेरा ये है, दोनों हमारे मौजूद दोस्त भी बैठे हैं, आपसे भी, खान साहब जिस तरीके से जेल में रह रहे हैं, खान साहब इस जेल के बड़े सख्त खिलाफ हैं। वो कहते हैं ये क्या तरीका है, अमीर आदमी की जेल अलग, गरीब आदमी की जेल अलग। पुरानी बात भाईजान, आपको तो बादाम भी मिलते हैं, आपको तो किशमिश भी मिलती है, आपको मक्खन भी मिलता है, आपको अंजीर भी मिलती है, हीटर भी आपके पास है। यानी आप सवाल ये डील नहीं तो और क्या है, मुझे बताइए। यानी ये वो शख्स दावे किया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे, इतना प्रोटोकॉल ये दावे वो किया करते थे, कोई प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए। कहने वाली बातें थी ना, तब गए नहीं थे। मैं यही कहता हूँ, झूठ बोलते हैं। अच्छा ठीक है, सियासतदान यही लेकिन मुझे काजी साहब को इसलिए को डील मिल गई, ले लेंगे जहाँ उनको सूट। लेकिन अभी सच्ची बात तो ये है कि जो जिस किस्म की वो महाजराई पे गए हुए हैं, उससे बड़ा यूटर्न नहीं मारेंगे तो खान साहब बाहर नहीं आते। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि बड़ा यूटर्न मारना पड़ेगा, लेकिन काजी साहब अगर बड़ा यूटर्न मार लिया तो वोट तो बड़ा यूटर्न ना मारने पे मिले हुए हैं। एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई गुलाम। मैं आपको एक बात बता दूं जो मुझे खान साहब के साथ जिंदगी बताने वाले लोगों में से किसी ने बताई है। अच्छा, मुझे बहुत हैरत होगी कि वो अगर अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे तो वो नहीं हटेंगे, ये उनकी सियासी खुदकुशी होगी। बाकी आपने उनको डाल डूल के देख लिया है, सख्ती सुख्ती कर ली है। और ये भी मैं बताऊं,
वो जेल वो पोले पोले बाल नहीं है जहां से अंदर से मेन्यू आया करता था कि आज फिर नहीं खानी जे वो अंदर मैं मुझे नहीं, कहानी तो पता है 4 बंदे खाना बनाते हैं आज भी अंदर। वो मेन्यू अंदर तो जो है ना नहीं अंदर आता है। सोफे मुलाकातें वो कौन सी जेलें थी हमें पता है ठीक नहीं थोड़े यार ना करें नहीं कैसा वैसे रीना कैसा मुलाकातें तो अभी भी होती है अभी अच्छा वाह करने के लिए दीवार ये मेरे लिए गिराई गई थी। मुलाकातें होती हैं ये ट्रेडमिल मशीन जो भेजी गई थी खरीद के सरकार के पैसों से। अच्छा काकवानी साहब डॉक्टर जा रहे हैं खानसामा अंदर जा रहा डॉक्टर है फैसल गए हैं यहाँ भी जाते हैं। खानसामे अंदर जाते थे वो कहते थे कि मैं ये बोर्ड से नहीं कराऊंगा मेडिकल रिपोर्ट भी मुझे शौकत खानम की चाहिए। शौकत खानम की हुई। आमिर काकवानी साहब मेरा बाथरूम बटा करो सर हूँ ये वाली बातें तो ना डिस्कस करें नुमाइशी जेलें बहुत देखी हैं कैसा रहने देंगे तो बशीर तकाजे पे ना जाए। आमिर काकवानी साहब देखिए एक पॉइंट मेरा भी देखें, अभी जो मलिक साहब ने बात की, ये पिछले 2-3 दिनों में 2-3 मैंने टॉक शोज में ये बात सुनी कि हमारे जो और हर जगह जर्नलिस्ट ही थे कि इमरान खान बाहर नहीं आ सकते, या किसी ने कहा कि इमरान खान का बाहर आना नामुमकिन है। मेरा सवाल ये, उनसे भी सवाल किया, ये मलिक साहब से सवाल है, आप सब लोगों से सवाल है, अगर मुल्क में कानून है, मुल्क में आइन है, मुल्क में अदालतें हैं, तो फिर किसी का बाहर आना नामुमकिन कैसे है? या कोई कैसे कह सकते नहीं बाहर आएगा? बड़ा कैसे है ना इमरान खान। ठीक है देखिए मेरी बात पूरी करने प्लीज। इमरान खान पे केसेस है ना, अगर अदालतें इनको केसेस से बरी कर देती हैं तो उनको कौन रोकेगा और क्यों रोकेगा? और वो जो रोकेगा तो क्या आइन या जमहूरियत को जो तरफ रख ले, आइन और कानून की बात कर ले, क्या उसको सपोर्ट करते हैं? इसका मतलब है हम ये कह रहे हैं कि मुल्क में आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई हिसाब नहीं है, और किसी भी शख्स को चाहे वो अदालतें उसे बरी कर दें, अदालतें उसे बेगुनाह साबित करके बेगुनाह समझ के फैक्ट्स की बुनियाद पे, मेरिट पे उसे बरी कर दें, तब भी उसे जबरदस्ती रोक लिया जाएगा। तो ये बात गलत है, हमें ये बात नहीं करनी चाहिए। जर्नलिस्टों को मैं आपको एक वाकया सुना देता हूँ। खान साहब का पैगाम लेके एक ऑफिसर कराची गए, जरदारी साहब से कहा कि खान साहब आपकी गिरफ्तारी चाहते हैं, अच्छा आपको जेल जाना पड़ेगा। जरदारी साहब ने कहा यार उसको बताओ मेरी उम्र तो, मैं बीमार आदमी जेल नहीं जा सकता। उन्होंने कहा उनकी ख्वाहिश है हमें आपको जेल भेजना, उनकी ख्वाहिश है हमें आपको जेल भेज रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा आप एक काम करें, मैं सेहतमंद नहीं हूँ, 2 बंदों की कुर्बानी ले लें, एक शर्जील मेमन ले लें, एक खुर्शीद शाह ले लें, खान साहब की ख्वाहिश भी पूरी कर दें और मुझे भी बाहर रहने दें। और वो बड़ी ये आइन और कानून था, वो भी बीमारी थी, ये मेरी गुजारिश सुनने, ये आइन और कानून था। मेरे पास 1000 मिसालें हैं। ये जो इस पिंडी में आप कहते हैं, आपको जब एक आइन कानून कहता है, जब आपको लॉ इन्फोर्समेंट इदारे ने रोक दिया, आप इससे आगे एहतजाज नहीं कर सकते, आप कानून की वायलेशन करते हैं, आपको जेल भेजना चाहिए आपको। ये इस मुल्क में कानून बिल्कुल ठीक है, आमिर खाकवानी सब की बात, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। नजर आ रहा है जब आप गैर कानूनी काम करते हैं, गैर कानूनी तौर पे आप कहीं पकड़े भी जाते हैं। हाँ या ना में जवाब दीजिए। खान साहब बाहर आते हुए नजर मुझे नहीं लगता अगर ये हालात काई साहब आपको नजर आ रहे हैं खान साहब बाहर आते हुए, हाँ या ना? क्विकली सर। I cannot predict it. It's very difficult. पाकिस्तान में सिर्फ माजी को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, सिचुएशन क्या होती है मैं कुछ कह नहीं सकता। We agree. I don't know. खाकवानी साहब, yes or no? मेरे ख्याल में इस साल आ जाएंगे बाहर, को टाइम लगेगा, चंद माह लग जाएंगे, लेकिन इस साल इमरान खान जेल मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, वक्त खत्म हो गया है। मेरा सवाल फिर एक आना था कि फिर इस साल कैसे बाहर आ जाए। चले, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया नजरुल्लाह मलिक साहब आपका भी, आमिर खाकवानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और सईद काई साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।